So we were discussing the adverse effects of ACE inhibitors. So adverse effects discuss कर लिए. Mnemonic was captopril. C was for the dry persistent cough. C for cough. A was for angioedema. P don't use it in pregnancy. और P alter कर लो बेशक P for it will result in decreased protein urea. T alteration in taste वो for orthostatic hypotension. P वो यहाँ तो प्रेगनेंसी या डिक्रीज प्रोटीन यूरिया रह गया जी RIL. सो R for rashes, I for renal insufficiency, I for increase in potassium in the blood, and then L for low levels of the angiotensin 2 and aldosterone. सो बच्चों रैशेस करेंगे. ड्रग्स ACE inhibitors will result in rashes. आपको ऑलरेडी पता है, जब आपने एंजियोडीमा पढ़ा देर यू हैव स्टडीड द रीज़न कि भाई आपकी बॉडी में यू हैव दी C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर्स जिनका काम क्या है, इनहिबिट करना, ब्लॉक करना, ओवर एक्टिवेशन को ब्लॉक करना, ओवर एक्टिवेशन को इनहिबिट करना. किसके ओवर एक्टिवेशन को? आपकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की. अगर तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्पेशली C3A C5A एक्टिव हो जाता तो इसने क्या करना था, इसने करने थे जी मास्ट सेल्स को एक्टिव. मास्ट सेल्स एक्टिव होते तो मास्ट सेल्स ने रिलीज़ करनी थी हिस्टामिन, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हिस्टामिन कराती है रैशेस, हिस्टामिन करवाती है वेजोडाइलेशन जो कि प्रेसिपिटेट करती है, एग्जैजरेट करती है एंजियोएडिमा को. कितना अच्छा काम कर रहे थे आपके C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर्स. क्या कर रहे थे कि जी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव नहीं होने दे रहे थे. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता तो मास्ट सेल्स एक्टिव होते, मास्ट सेल्स रैशेस करवा देते. अब जी ACE इनहिबिटर्स ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर्स को कर दिया ब्लॉक. अब जब ये ब्लॉक हो गए तो अंडरस्टूड सी बात है मास्ट सेल्स एक्टिव होंगे, हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे और दे विल रिजल्ट इन रैशेस. ठीक है, ये था एक एडवर्स इफेक्ट. दूसरे एडवर्स इफेक्ट के ऊपर आ जो आई फॉर रीनल इनसफिशिएंसी. भाई आपने ACE इनहिबिटर्स यूज़ किए, ACE इनहिबिटर्स ने ब्लॉक कर दिया, दे विल नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज एंजाइम इनहिबिट हो गया ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. तो भाई अब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो डेफिनेट से बात है इसने कंस्ट्रिक्शन जो करनी थी इफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल्स की और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, वो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी. तो भाई ये आपके जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं वो डायलेटेड रहेंगे. इफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल्स आपके रहेंगे जी डायलेटेड. जब ये डायलेटेड हो गए तो नाउ दे विल रिजल्ट इन डिक्रीज रीनल परफ्यूजन. रीनल प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन कम हो गई, तो इट मीन्स फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया. दे विल रिजल्ट इन डिक्रीज रीनल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, यानी कि फिल्ट्रेशन यहाँ पर कम होगी. कम फिल्ट्रेशन हुई तो भाई ये तो कोई हो सकता है अच्छी बात ना हो. भैया आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम मसल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ केराटिनिन, इसको भी तो रिलीज़ करना था. तो भाई अगर ऐसा काम हो जाए तो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली चेक द सीरम क्रेटिनिन लेवल ऑफ द पेशेंट, स्पेशली उन पेशेंट का भाई जो कि रीनल कंप्रोमाइज्ड भी हैं, जिनके अंदर रीनल डिजीज़ भी हैं. देखो ना, पहले से रीनल डिजीज़ है, पहले से किडनी जो है वो क्रेटिनिन एक्सक्रीट नहीं कर रही प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर तरीके से. ऊपर से आपने ACE इनहिबिटर्स दे दी, ACE इनहिबिटर्स ने मज़ीद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कम कर दिया. सो देर आर चांसेस कि अब जो ब्लड के अंदर क्रेटिनिन इंक्रीज़ कर जाए. हेल्दी किडनीज़ हों अगर तो एडल्ट के अंदर कितना आपका ब्लड में क्रेटिनिन होना चाहिए, सीरम में क्रेटिनिन होना चाहिए, दैट कैन बी 0.9 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एडल्ट्स मेल्स की बात करें. वेल इन द केस ऑफ द फीमेल्स में जी ये लेवल कम होगा. क्यों? फीमेल्स का बॉडी मास कम है और आपको पता है क्रेटिनिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मसल्स. सो जी ये जी इसमें क्या होगा, देर विल इन द केस ऑफ द फीमेल्स इट विल बी 0.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है. सो क्यों कम है जी फीमेल्स? बिकॉज ऑफ द लेस मसल मैस. ओके जी, भाई आपको पता है योर क्रेटिनिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मसल्स. तो भाई अब जी लेकिन हम लोग जब स्टडीज़ करते हैं ना वहाँ पे पढ़ते हैं जी आप ACE इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इतना भी नहीं मसला कि आप बिल्कुल ही कहेंगे जी मेरा सीरम का क्रेटिनिन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया. हो भी जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं भी होता. ठीक है, क्योंकि स्लाइटली लोअर करती है ये आपके एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को. ऐसा इतना मसला नहीं है, बट इवन देन देर कैन बी अ प्रॉब्लम. सो आपने अपने रीनल टेस्ट करवाते रहना है. ओके. अब जी तीसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है, दैट इज़ दे विल इंक्रीज द पोटाशियम लेवल्स इन द सीरम. ब्लड में पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा यानी कि हाइपरकलीमिया हो जाएगा. अच्छा जी,
हाइपरकलीमिया कब हो सकते हैं? एक तो जी अगर तो आप ले रहे हैं जी पोटाशियम सप्लीमेंट्स, अगर आप साथ ही साथ पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स ले रहे हो, तो अगर आपको याद हो वहाँ पे हमने एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी यूज़ किए थे। अगर आप एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ले रहे हो तो ये क्या करेंगे, आपके बॉडी में पोटाशियम के लेवल को बढ़ा देंगे। एस इनहिबिटर्स भी पोटाशियम के लेवल को बढ़ा देंगे, तो जिसकी वजह से जी हाइपरकलीमिया हो जाएगा। अच्छा, एस इनहिबिटर पोटाशियम के लेवल को कैसे बढ़ाएंगे ये अभी हम डिस्कस करते हैं। बच्चों हुआ क्या कि देखो, आपके एस इनहिबिटर्स ने एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने दिए। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो एड्रीनल मेडुला से एल्डोस्टेरोन भी नहीं रिलीज़ होगी। एल्डोस्टेरोन क्या करता था, आपके लिपिनकोड के टेक्स्ट के अंदर लिखा है, जिसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन करवाता था सोडियम की एंड वाटर की, ठीक है। जबकि इसकी अल्टीमेट इस पूरे प्रोसीजर में क्या होता था कि प्रोटॉन्स और पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाते थे। अब जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ नहीं हुआ तो जाहिर है पोटाशियम तो एक्सक्रीट नहीं होगा, ब्लड में रहेगा, तो देयर विल बी हाइपरकलीमिया। अच्छा, ये मैंने बात कर दी, इसको मैं दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी आप पीछे जाके पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे, ये पॉइंट आपको वहाँ से क्लियर होगा। फ़िलहाल मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ। क्या हुआ था बच्चों, आपके एड्रीनल मेडुला वाज रिलीजिंग द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जी कहाँ जाकर बाइंड करती है, किडनीज़ के सेल्स के अंदर रिसेप्टर है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, उसके साथ जाकर बाइंड करती है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाती है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स जी फिर आगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन सारी होती है, और जी देयर इज़ सिग्नलिंग के भी नाउ इंक्रीज़, सेल को सिग्नल मिलते हैं कि जी ये 3 जो प्रोटीन्स हैं इसके लेवल को इंक्रीज़ कर दो। कौन से 3 प्रोटीन्स? 3 तरह के चैनल्स को, काउंट को, एक्सप्रेशन को बढ़ा दो। वो चैनल्स या एक्सचेंजर्स कौन से हैं? इनैक एपिथेलियल सोडियम चैनल्स का काउंट बढ़ा दो, देन सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज या पंप्स के काउंट को बढ़ा दो, पोटाशियम चैनल्स को बढ़ा दो। मैंने कहा ना सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप, मोर प्रिसाइसली इसका नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपेस। बी, एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, इट विल एनहांस द एक्सप्रेशन, it will increase the count of the intact epithelial sodium channels, it will increase the count of the sodium potassium ATPase, it will increase the count of the potassium channels। हुआ क्या था कि नॉर्मली अब क्या हो रहा है कि इनैक्ट चैनल से, एपिथेलियल सोडियम चैनल से जब सोडियम अंदर जाती है, सोडियम अंदर जाती है, सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द किडनी सेल, ठीक है। सोडियम अंदर गई एंड दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लड। तो जी अब ब्लड में अगर यहाँ से 3 सोडियम आएंगे, ठीक है, अगर यहाँ से ब्लड के अंदर 3 सोडियम आएंगे तो ब्लड से 2 पोटाशियम के आइंस आपके रीनल फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। ये 2 पोटाशियम आइंस इस एक्सचेंज, इस एटीपेस के थ्रू आगे आपके किडनी के अंदर, और किडनी से एक्सक्रीट हो गए बाय द पोटाशियम चैनल। तो ये देखो एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा था, अल्टीमेटली पोटाशियम को एक्सक्रीट करवा रहा था। जब आपने एल्डोस्टेरोन ही नहीं बनने दिया तो पोटाशियम कहाँ से एक्सक्रीट होगा? पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा? हाइपरकलीमिया हो जाएगा। इफ़ द पेशेंट इज़ नाउ हैविंग माइल्ड हाइपरकलीमिया, तो माइल्ड हाइपरकलीमिया इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन फिर भी अगर इंक्रीज्ड पोटाशियम लेवल हो जाए ब्लड के अंदर, सो दिस इज़ डेंजरस, बट दिस विल रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक इरिथमियाज, इरिथमिया कॉज कर देगा। इरिथमिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, वी विल डिस्कस। अच्छा, ये क्या कर देगा? मसल्स की वीकनेस कर देगा या फिर पैरालिसिस कर देगा। सो ये एडवर्स इफेक्ट आ गया। लास्ट एडवर्स इफेक्ट के ऊपर आओ, कैप्टोप्रिल एल लो लेवल हो जाएगा आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 का, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं रहा, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन का एंजियोटेंसिन 2 नहीं है, तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होनी है? आपके एड्रीनल मेडुला से। सो बच्चों, दीज वर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दी ACE inhibitors। निमोनिक वाज कैप्टोप्रिल। अगेन रिवाइज कर रही हूँ, C for ड्राई कफ, A for angioedema, T for that is decreased protein urea, T for taste alteration, O for orthostatic hypotension, P for pregnancy यानी कि teratogenic fetotoxic, R for rashes, I for renal insufficiency, I insufficiency और increase in potassium या फिर hyperkalemia, and L for the low level of the aldosterone and angiotensin 2।